अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान ने 3-0 से ऑस्ट्रेलिया को T20 से होम सीरीज मार दी है भाई। और बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए। मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसी सीरीज है जो याद रखी जाएगी बहुत टाइम तक। ऑल तो हमें मालूम है कि ये ऑस्ट्रेलिया की पूरी साइड नहीं थी, लेकिन फिर भी हमें एज पाकिस्तानी फैंस हम तो ये चाह रहे थे ना कि कोई बड़ी टीम आए और पाकिस्तान के अंदर आके खेले T20 सीरीज। और उस बड़ी टीम का पहले अभी बीच में आना और ना आना भी थोड़ा सा वो हो गया था कि पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन बहरहाल फिर इवेंचुअली तय हुआ कि उन्होंने आना है। और फिर जब वो आए तो आए भी बड़े कैजुअल स्टाइल में। एक दिन पहले लैंड करते हैं, दूसरे दिन मैच में उतर जाते हैं, बिल्कुल कैजुअल स्टाइल में। उनका जो कैप्टन है वो भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलता है कि जी हम तो जंपर्स भी ज्यादा रख के नहीं लाए नहीं। एक तरीके से वो एक ये सिग्नल दे रहा था कि वी आर नॉट फुली प्रिपेयर्ड फॉर दिस, और खेल लेंगे बस, इस तरीके से आ रहा था वो। लेकिन बहरहाल आइंदा के लिए मेरा ख्याल है ऑस्ट्रेलिया को सबक हो गया है। उनको पिचेस का भी पता चल गया है, उन्हें हमारे बॉलर्स का भी पता चल गया है। और हम अपनी कंडीशन में कैसे हैं ये भी उन्हें पता चल गया बहुत अच्छी तरह। तो अब उन्हें ये चीज क्लियर हो गई है कि भैया आइंदा आना है तो पूरी टीम लेके आना है, वरना यही जलालत उतरेगी आपके ऊपर। और यही करना चाहिए था। हमने पहले साउथ अफ्रीका को भी 2-1 से मारा था, मैं तो कहता हूँ उधर भी 3-0 करना चाहिए था। खैर चलो 2-1 से जीते, यहाँ पे 3-0 से मारा। श्रीलंका को मेरा ख्याल है 2-1 से मारा था, ट्राई नेशन। खैर वो तो ट्राई नेशन थी यहाँ। तो कहने का मकसद है कि ये जो हमारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, इससे कम से कम दुनिया को, वर्ल्ड क्रिकेट को ये मैसेज तो जाता है कि भाईजान आओ तो तैयारी करके आओ हमारे मुल्क में, वरना बहुत बुरी मार लगनी है आपको। और खास तौर पर T20 में तो खा जाएंगे आपको, बट वनडे में तो फिर शायद आप कुछ कर लोगे। T20 में तो नहीं छोड़ेंगे हम आपको। स्पेशली जो हमारा स्पिन अटैक बन गया है, स्पिन अटैक भी नहीं, इसको स्पिन वेब बोलेंगे। ऐसा वेब है उफ, मतलब किस किस से बचोगे आप। एक से एक बॉलर हमारे पास डेवलप हो गया भाई। और इससे पहले कि मैच डिस्कस करूं, एक बात जो है ना वो बिल्कुल क्लियर क्रेडिट पे जानी चाहिए, और वो है माइक हेसन के क्रेडिट पे। माइक हेसन ने इस टीम को बनाया है भाई, ठीक है ना। इसको जो तितर बितर टीम मिली थी, ठीक है ना, उसके बाद जो उसने अपनी टीम की डेवलपमेंट की है। सलमान अली आगा को जब कप्तान लगाया तो पूरी दुनिया ने ये एतराज किया, मैंने भी यही समझा कि यार एक बंदा जिसने कभी डोमेस्टिक में कप्तानी नहीं किया है, या कभी किसी बड़े टूर्नामेंट में डोमेस्टिक के या PSL में कहीं कप्तानी नहीं की है, वो डायरेक्ट T20 कप्तान कैसे हो गया। लगा कि यार इस्लामाबाद की सिलेक्शन है, और शायद थी भी, सही लग रहा था। लेकिन इनका जो पीछे से प्लान था वो तो यही था कि इसको थोड़ा टाइम चलाएंगे, ये फेल हो जाएगा, शराब आ जाएगा। भाई उस बंदे ने, सलमान अली आगा ने, इनके प्लान्स ही पलट के रख दिए PCB के। कोई सीरीज ही नहीं है बायलैटरल जो हारा है यार, हद हो गई। मतलब ये तो एक ऐसा रिकॉर्ड बनने जा रहा है, मेरा ख्याल है कि एक T20 सीरीज का रिकॉर्ड था जो सरफराज के पास था, शायद 10 या 11 सीरीज थी जो एक साथ उसने लाइन से जीती थी। मेरा ख्याल है कुछ नहीं तो 7-8 तो ये भी निकाल चुका है, और हार नहीं रहा। तो बायलैटरल्स और ट्राई नेशन वगैरह, तो मेरा ख्याल है उसके आसपास आने वाला है ये भी। और लग नहीं रहा कोई दूर दूर तक के कहीं भी ये हारने वाला है कोई ऐसी T20 सीरीज। पता नहीं कंसेक्यूटिव जीतेगा नहीं जीतेगा, लेकिन बहरहाल जो रिकॉर्ड है वो बड़ा शानदार है। और बताता है कि इसकी ग्रिप जो है ना वो T20 के जो गेम, उसके फॉर्मेट, पिचेस और कैसे लड़के खिलाने हैं, इस पे जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो बड़ी शानदार है, जबरदस्त है। तो सलमान अली आगा को इसका बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है। और मेरा ख्याल है कि बहुत टाइम के बाद पाकिस्तान में अब हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो टीम बनी है ये वाकई वर्ल्ड कप खेलने के लायक है। वरना हम इस पोजीशन में नहीं थे बहुत सालों से कि हम ये कह सकें कि जी हमारी टीम परफेक्ट है। हमेशा लगता था कि यार ये यहाँ सही हो सकता था, वो वहाँ सही हो सकता था, ये हमने गलत उठाया, वो हमने गलत उठाया, ये बाबर आजम की चॉइस है, ये फलाने की चॉइस है, ये उसकी चॉइस है। लेकिन आज जो टीम डेवलप हुई हुई है इसमें मेरिट नजर आ रहा है।
और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी सेलेक्ट हुई हैं जो कि शायद ऐसा हमें लग रहा होगा कि मेरिट नहीं है, लेकिन जब वो फील्ड पे आई हैं तो उनका मेरिट प्रूव हो रहा है। मिसाल के तौर पे नवाज़, नवाज़ जिस तरह की क्रिकेट खेल रहा है पाकिस्तान में पिछले 2 1 साल से या 6 महीने से, आज भी मैन ऑफ द मैच बना है। कहीं से भी नहीं लग रहा कि यार ये वो बंदा है जिसको पीएसएल का भी कोई मैच नहीं मिला था, या शायद एक आधा 2 मैच कोई मिले थे तो मिले थे। पूरा पीएसएल नहीं खेला ये इस्लामाबाद यूनाइटेड से बैठा रहा। तो एक ऐसा बंदा, उसको माइक हेसन वापस अपने सिस्टम में लेके आता है और वो आते ही डिलीवर करना शुरू करता है और फिर बतदरीज बेहतर होता चला जाता है। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हुई है। और इसके अलावा जो है वो शताब खान, हमने भी एतराज़ उठाया, मैंने भी कहा कि भाई सिस्टम से नहीं, और आज भी बोलूँगा, आया अभी भी गलत तरीके से ही है। लेकिन भाई परफॉर्म कर रहा है, डिलीवर कर रहा है, और जो पहले के जो फॉल्ट्स थे जिस पे मैं अभी आऊँगा, आगे चल के डिस्कस करूँगा, वो फॉल्ट्स कवर करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके बाद आपका जो बहुत अच्छा अभी जो एक प्लेयर इन्होंने और एंटर किया, ख्वाजा नाफे, तो ख्वाजा नाफे भी किसी सिस्टम से सही तरीके से नहीं आया हुआ, उसने भी डोमेस्टिक नहीं खेली हुई। लेकिन अगर किसी ने आज उसकी बैटिंग देखी हो तो वो देख के बोलेगा नहीं कि यार ये कोई, क्या कहते हैं, कोई नया प्लेयर है। जिस तरीके से वो खेल तो आउट हो गया, वरना जिस तरह खेल रहा था तो नया तो नहीं लग रहा था वो कहीं से भी। तो कुछ ऐसी चॉइसेस हैं जो माइक हेसन ने ली हैं टीम के अंदर, जिसको देख के आप ये कह सकते हो कि यार बहुत ही शार्प बंदा है टैलेंट को पिक करने के लिए। ऑल्दो वो लोग जो कि सिस्टम का हिस्सा नहीं बने हुए थे या थे नहीं लूप के अंदर बहुत टाइम से, उनको वापस लेके आके सिर्फ सिस्टम का हिस्सा नहीं बनाया, मैं कोर टीम का हिस्सा बना दिया यानी कि अब उनके बगैर टीम पूरी नहीं होती। तो माइक हेसन का भाई मैं साफ बात कहता हूँ कि इस बार अगर हमारी टीम बनी है, उसका 90% क्रेडिट, शायद थोड़ा बहुत आप आकिब जावेद को भी दे दो, थोड़ा बहुत शायद सलमान अली आगा को भी जाएगा, लेकिन टीम टीम सिलेक्शन, लड़कों को पिक करना, देखना कौन सा लड़का बेहतर रहेगा टीम, मेरा ख्याल है इसमें जो मेन रोल रहा है ना वो माइक हेसन का है। बाकी फिर ऑन फील्ड सलमान अली आगा ने जो लीड किया वो तो है ही अपनी जगह, लेकिन टीम सिलेक्शन, उन लड़कों को पिक करना जो कि आपके लिए डिलीवर कर सकते हैं, कौन से नंबर्स पे कर सकते हैं, किसको कितना रोल असाइंड है, क्या करना है विकेट पे आगे, ये जो क्लैरिटी है ना, ये मुझे हमें बहुत टाइम के बाद अब जाके नजर आई है कि हर बंदे को पता है कि वो विकेट, उस्मान खान छठे ओवर में आ रहा है तो छठे छः या पांच आउट होने के बाद आ रहा है या 4 आउट होने के बाद आ रहा है, तो उसको एग्जैक्टली पता है कि मैंने टीम को आगे लेके जाना है, मैंने हिटिंग नहीं करनी, मैंने खेलते हुए जाना है आगे, हिटिंग करनी है लेकिन आराम से लेके चलना है क्योंकि ऊपर से एक बंदा आउट हो गया, बाकी आसपास जो है उनको क्लियर है रोल, हमने हिट आउट करना है भाई, हम रोकने के लिए नहीं खड़े हुए। तो ये जो रोल्स की क्लैरिटी है, ये कभी नहीं हुई T20 में पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर, जो इस बार हमें मिल गई है, और ऑल क्रेडिट गोज टू माइक हेसन, इसको ही जाना चाहिए क्रेडिट, और कोई क्रेडिट ले नहीं सकता। जहां हम आज खड़े हैं, क्रेडिट माइक हेसन का ही है भाई, ठीक है ना। वरना चैंपियंस ट्रॉफी में तो आकिब जावेद ने जो हाल किया था देख लो आप, ठीक है ना, स्पिनिंग ट्रैक्स पे 3 फास्ट बॉलर उतार दिया। ये होती है सिलेक्शन, ये होती है गेम अवेयरनेस और गेम की समझ जो माइक हेसन दिखा रहा है। खैर भारत, ये हो गया, आज के मैच पे आ जाते हैं जरा। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करी, आज शाहजादा फरहान को हटा के फखर जमान को ओपनर डाल दिया। अब मुझे ये बात समझ में नहीं आई, चलो ठीक है आपने डाल दिया ओपनर उसे, उसने थोड़ा बहुत रन करे फिर वो आउट हो गया, वही जो स्पिनर पे वो हरकत करते हैं, वो हरकत में स्पिनर पे जो वो मिडिल ओवर में करते हैं, आज उन्होंने स्पिनर ही ऊपर लगा दिया कि चलो जो नीचे करते वो ऊपर करते थे, तो उन्होंने ऊपर जो है वो 2 शॉट मार के तीसरे बॉल, ये फखर जमान का अब मैं कह रहा हूँ स्पॉट हो गया है ये इस चीज पे। मुझे तो इस बात पे भी अब थोड़ा बहुत वो होता है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि अब हम कि कोई बड़ा मैच खेलें, वैसे तो अभी इंडिया के मैच का कुछ पता ही नहीं है, वर्कआउट हो चुका है, लेकिन अगर हम कोई बड़ा मैच खेलते हैं आगे जाके वर्ल्ड कप में, तो ऐसा ना हो कि हम ओपनिंग पे फखर जमान को ले रहे हैं और पता चला उन्होंने ओपनिंग बॉलर ही जो है वो ऑफ स्पिनर लगा दिया कि भैया इसको पकड़ लो, और ये पकड़ाई दे भी देंगे क्योंकि
ये मतलब ऐसा नहीं है कि जो ये आज आउट हुआ है फखर जमान, ये कोई आज आउट हुआ है, हर बार का यही आउट है भैया इसका। ठीक है ना, जहां स्पिनर लगा बाहर बॉल निकला, तो या तो एक छक्का एक चौका, या कोई भी एक यदि बाउंड्री लेके अगली बॉल पे कैच हो जाता है भाई साहब। तो बहुत ही जिसे कहते हैं ना, फ्रेजाइल इसकी स्टैंडिंग है विकेट के ऊपर। इसको देख के ना बस ये होता है कि यार ये इतना बड़ा प्लेयर है, इसको इसको कोई जाके ये बात समझाए या ये खुद समझे कि यार मैंने अपनी जो जो अपनी पोजीशन है या अपनी जो विकेट है उस पर थोड़ी सी प्राइस तो रखो। इतनी आसानी से कैसे एक बंदे को विकेट दे दी कि जी एक छक्का मारा, दूसरी बॉल पे हवा में तना दी। ये तो गलतियां जो कोई नया प्लेयर ख्वाजा नाफी टाइप का आगे कर रहा तो समझ में आता है। आपको तो यार पता होना चाहिए, आप ओपनर हो। तो खैर, ये मुझे ये थोड़ा सा एक अजीब सी चीज लगी कि आज ये इसको आउट होना नहीं चाहिए था। उन्होंने पहले मैथ्यू कनीमन लगाया हुआ था, उसके बॉल अंदर आ रहा था, तो ये यूं मार रहे थे भाई साहब। उन्होंने मैथ्यू शॉट लगा दिया, और जब उसका बॉल बाहर निकला उन्होंने हवा में खड़ी कर दी। इतना सिंपल प्लान, सो इजी। इतना इजीली कैसे ट्रैप हो रहा है इतना पुराना प्लेयर यार। थोड़ा सा तो दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद साइम अयूब 151 का स्ट्राइक रेट से दो छक्के लगाए, 56 रन 37 बॉल। पिछले मैच में भी 50 किए थे या 40 किए थे, जितने भी किए थे, बहुत जबरदस्त खेल रहा है। तो एक तो ये अच्छी चीज हो गई है कि साइम का बल्ला चल पड़ा है भाई, ठीक है ना। और दूसरा, सलमान अली आगा पिछले मैच में अच्छा खेला। पिछले मैच में अच्छा तो कहना खैर गलत होगा, बहुत अच्छा खेला। और इस मैच में जो है वो आज थोड़ा जल्दी आउट हो गया। कोई ऐसी बात नहीं है, आपकी इंटेंट ठीक थी, शॉट सिलेक्शन हो जाती है। अगर सामने वाला भी खेलने आया है, उसने आपको ट्रैप किया स्लो बॉल पे, और आप हिट मारने गए, पकड़े गए, कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा। अब वन डाउन खेलेगा रेगुलर तो समझ में आता जाएगा कि कैसे खेलना है। लेकिन आज भी जो है पहली बॉल पे बाउंड्री तो लगा दी थी। तो इंटेंट भाई साहब बिल्कुल क्लियर है सलमान अली आगा की कि वो करना क्या चाहता है वन डाउन पे। और यार बाय द वे, वन डाउन पे दुनिया के जितनी भी टीम्स हैं वो अपने बेस्ट प्लेयर्स खिला रही हैं। इंडिया में ईशान किशन 43 बॉल्स पे 100 कर रहा है। हमारा जो है वो कप्तान रियलाइजिंग कि यार कोई वन डाउन पे ऐसा प्लेयर नहीं है जो इतना तेज खेल सके, खुद आ रहा है। ये बड़ी ब्रेव कॉल है यार, जबरदस्त। इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, और डिलीवर कर रहा है। उसके बाद बाबर आजम 36 बॉलों में 50 बनाए, ठीक है, अच्छा खेला। कह सकते हैं 138 का स्ट्राइक रेट, ठीक है। लेकिन बाकी जहाँ पे अगर आप देखो, हमारे जो स्ट्राइक रेट जा रहे हैं 140, 150, 160, 100, 240, नीचे शराब खेला। और लाहौर के ग्राउंड में सिर्फ बल्ला रखने की देर होती है, मिडिल हुआ और गई बाहर। सिर्फ मिसक्यूट शॉट जो है वो हवा के अंदर जाते हैं, वरना जो बॉल मिडिल हो गई वो फील्डर के पास नहीं जाती, वो सीधी बाहर ही जाती है। बहुत तेज ग्राउंड है लाहौर का। तो यहाँ पर जो है वो 138 का स्ट्राइक रेट, ठीक है चलो। आपको एक सपोर्ट मिली हुई थी आसपास, जिसमें आप कह सकते हो कि आप साइम के साथ खेला, साइम मार रहा था, ये आराम से खेल रहा था। फिर नीचे बीच में सलमान अली आ गया, उसने एक बाउंड्री ली, वो आउट हो गया, ये आराम से ही खेल रहा था। फिर ख्वाजा नाफे आया, ख्वाजा नाफे ने हेडिंग शुरू करी, ये आराम से ही खड़ा था, अपना खेलता रहा सुकून से। तो कहने का मतलब है कि इसको एक सपोर्ट सिस्टम मिला जिसके अराउंड उसने खेल लिया, ठीक है। तो बेसिकली हम अभी बाबर आजम से फायदा नहीं ले रहे, हम बाबर आजम से को खिला रहे हैं। समझ रहे हो, हम खिला रहे हैं उसे कि भाई हम तुम्हारे आसपास एक सपोर्ट सिस्टम। ये जो वीआईपी ट्रीटमेंट है ना, ये मेरी समझ नहीं आता यार। एक सीनियर खिलाड़ी जिसने 100 मैचेस खेल लिए हैं अपने होम ग्राउंड के ऊपर, अभी पिछले कुछ दिन पहले उनको उसको कुछ माइक हेसन ने जो है वो सेलिब्रेट वगैरह किया था, ताली वाली बजवाई थी कि जी 100 मैचेस खेल लिए होम ग्राउंड में। तो ऐसा प्लेयर जो कि इतने मैचेस खेल रहा है, ठीक है, वो इवॉल्व भी नहीं कर रहा। और दूसरी तरफ आप देखो सलमान अली आगा, जिसको तो लोगों ने छाप लगा दी थी। यानी ये सीरीज, पिछली एक दो सीरीज हटा दो, जो श्रीलंका वाली हुई है, जो अच्छा तेज खेला ये, और ये वाली सीरीज हटा दो। ये दो सीरीज हटा के पीछे चले जाओ तो ये भी ऐसे ही थे भाई, 135, 138, इनसे ऊपर जाया नहीं जा पा रहा था। लेकिन
मैं ये बात कहता हूँ कि बंदे के अंदर वो क्वालिटी अगर नहीं है, उसके अंदर वो भूख होनी चाहिए कि वो इवॉल्व करे। आपकी जो भूख होती है, वो आपको इवॉल्व करा देती है। बाबर आजम के अंदर ये भूख नहीं है भाई। बाबर आजम, ये बस मैं ये कह रहा हूँ, आज हमें शायद अभी ये नजर आ रहा है कि बाबर आजम शायद श्रीलंका तक, क्योंकि श्रीलंका में वर्ल्ड कप है और वहाँ की पिचेस थोड़ा सा शायद टर्निंग ट्रैक्स होते हैं, शायद थोड़ा सा हेल्प मिल जाए टेक्निकली साउंड। वैसे तो स्पिनर भी नहीं खेले जा रहे भाई साहब से, लेकिन अगर शायद आप थोड़ी देर के लिए ये सोच के खेल लो कि यार टेक्निकली साउंड है, हमें स्पिनर खेलने के लिए बीच में एक टेक्निकली थोड़ा सॉलिड बंदा चाहिए, तो शायद आपको इस स्ट्राइक रेट पे, इस स्टाइल ऑफ प्ले पे श्रीलंका तक बाबर आजम साथ दे देगा। इसके आगे बाबर आजम नजर नहीं आ रहा, नहीं आ रहा नजर। ठीक है ना। और दूसरी बात ये कि अभी मैं एंड में डिस्कस करूंगा कि हमारी 11 क्या बननी चाहिए। पहले भी जरा एक एक करके बंदा डिस्कस कर लें, उसके बाद फिर आ जाओ भाई ख्वाजा नाफे। ख्वाजा नाफे ने भाईजान दो छक्के और एक चौका लगाया, लेकिन क्या सुथरे शॉट मारे हैं यार लड़के ने। मुझे देख के लगा कि कोई मारने आया है। तो मैं यही बात कह रहा हूँ कि अ, हमारी अगर बेस्ट 11 खेले, ठीक है ना, क्या उसमें बाबर आजम फिट होगा? मेरा नहीं ख्याल फिट होगा। बेस्ट 11 से मतलब आप अपने आप को बेस्ट चांस दें अगर जीतने का, तो आप कौन से प्लेयर्स खिलाएंगे एट ईच नंबर? उसमें बाबर आजम की जगह बनेगी? मुझे नहीं पता, हो सकता है बनती हो, क्योंकि आप ऑलरेडी नीचे एक उस्मान खान टाइप का प्लेयर ले रहे हो। फिर उस्मान खान के होते हुए बाबर आजम भी हो, पता नहीं भाई, मैं नहीं कह सकता कुछ। लेकिन ठीक है, आज चलो अच्छा खेला, 50 कर ली उसने भी। बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था एक दिन पहले उस पे कि इससे रन नहीं हो रहे, और वहाँ बीबीएल में भी फॉर्म खराब चल रही थी। तो चलो आज उसने 50 रन कर लिए। बट मैं फिर भी वही बात अपनी रिपीट करूंगा, श्रीलंका वर्ल्ड कप के बाद बाबर आजम मुझे नजर नहीं आ रहा T20 के अंदर। अगर आ गया और अपनी जगह रिटेन कर गया तो उसको कुछ बहुत स्पेशल करना पड़ेगा, वो जो उसने अभी तक नहीं किया, तो ये टिकेगा। वरना पीछे से जो लड़के आ रहे हैं, अभी तो माँ सदा कर पीछे बैठा है, उसको तो मौका नहीं मिला, तो मुश्किल हो जाना है बहुत ज्यादा। और दूसरा, वो जो सिचुएशन बाबर आजम के साथ है T20 के अंदर, वही सिचुएशन फखर जमान की भी है। लोग शायद ये बोलेंगे कि जी नहीं नहीं नहीं, वो तो इम्पैक्ट प्लेयर है, छक्के मारता है और बाहर निकल के यूं करता है। उसके रिकॉर्ड बताते ही नहीं है भैया उसने कुछ किया T20 के अंदर। जब बाबर आजम और रिजवान भी ओपन करते थे तो 2 डाउन और 1 डाउन की स्पॉट तो थी ना, और ये 1 डाउन पे तो खेला है बहुत अरसे पाकिस्तान से। लेकिन फखर जमान ने कोई ऐसी खास नॉक तो नहीं दी हमें जो हमें याद पड़ता। हाँ ठीक है, कभी 50-60 कर लिए होंगे एक आधी नॉक में, लेकिन कोई हमें ऐसी कोई नॉक नहीं दी कि जहां से हम मैच जीते हों फखर जमान की नॉक पे T20 के अंदर। वनडे में तो बहुत बड़े बड़े स्कोर कर चुका है वो। वनडे में तो शायद मैं बोलूँ हमारे पास अभी भी इससे बड़ा प्लेयर ही नहीं है। लेकिन T20 में जो है, उसका भी वही वाला हाल है जो बाबर आजम का है। ठीक है, कोई ऐसा खास नहीं है। 123, 104, 135, 25, 130 का स्ट्राइक रेट है भाई का, और एवरेज जो है वो 23, 24, 25 रन की एवरेज है। इससे ऊपर बंदे आज भी 10 रन बनाए, तो वो भी खास नहीं दे पा रहा। तो पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप से बाहर निकल जाए, उसके बाद फिर कुछ बड़े मैसिव कॉल्स हैं जो लेने पड़ेंगे, कंसिडरिंग जो आपका पीछे से टैलेंट आ रहा है। आपकी जो नई 11 बनने जा रही है, उसमें जो प्लेयर्स एंटर होंगे, उसमें शायद मुझे ऐसा लगता है कि शायद बाबर आजम और फखर जमान में से एक तो जाएगा। एक ने तो जाना ही जाना है पक्का। वो कौन जाता है वो आपको देखना पड़ेगा। मेरे हिसाब से बाबर आजम की जगह नहीं बनती वर्ल्ड कप के बाद। ठीक है, वर्ल्ड कप तो ठीक है, चलो आप श्रीलंका की उसमें है, मिक्स में आप देख श्रीलंका की जो कंडीशन है उसमें देख लो कि शायद उसमें जो है ये सूटेबल हो जाए या थोड़ा हेल्प दे दे आपको। अच्छा भाई, उसके बाद आ जाओ आपका शादाब खान। शादाब खान ने आज मैंने इस पर जितनी तनकीद की कि गलत आया और ये आया और वो आया, मैंने सबको चुप करा दिया आज। और मुझे खुशी होगी कि मुझे चुप कराया है उसने आज, क्योंकि हम डर इस चीज पे रहे थे कि यार वो है बॉलर, ठीक है, लेकिन वो दे क्या रहा है? वो ये दे रहा है जी, एक विकेट, एक आधी विकेट, 2 विकेट ले ली,
और इधर से आके कोई 20-25 रन कर दिए। तो फिर हमें ये मैं हमारा ज़हन यूँ चलता था कि यार अगर ये 2 विकेटें दे रहा है तो हम पूरा बॉलर खिला के 3-4 विकेटें क्यों नहीं ले रहे उस्मान तारिक से। और फिर ऊपर हम जब देखते थे कि यार अगर एक बैट्स जगह ये पूरी ले रहा है और बैटिंग पूरी नहीं कर रहा है, ठीक है, 10-15 रन 20 रन कर रहा है, वो भी आराम आराम से खेल खेल के, तो क्या बेहतर नहीं है कि इसकी जगह एक पूरा छठे नंबर का बैट्समैन खिला दो, इम्पैक्ट प्लेयर जो मारे और फेंक दे उठा के। लेकिन आज शादाब ने जो रोल परफॉर्म किया है वो, बस आप ये कह लो कि मैन ऑफ द मैच बनते बनते रहा, वरना मेरे हिसाब से आज का मैन ऑफ द मैच जो है वो बनता ही शादाब था, क्योंकि उसको कोई विकेट मिली नहीं तो शायद वो इसलिए नहीं बन सका। लेकिन उसने जो बैटिंग करी है, 46 रन 19 बॉलों पे 250 का स्ट्राइक रेट, 5 छक्के और 2 चौके। आज तो मैं सच में कह रहा हूँ कि आज मुझे ऐसा लग रहा है कि शादाब जो है ना वो पाकिस्तान के लिए बहुत हेल्पफुल होगा इस नंबर पे, आज नजर आया। लेकिन अगेन कंडीशंस प्ले आउट कैसे करती हैं श्रीलंका में वो श्रीलंका ही बताए, क्योंकि इनका बल्ला बहुत टेढ़ा मेढ़ा चलता है भाई। क्योंकि लाहौर में बॉल सीधा सीधा आ रहा था दिन के टाइम, तो लग रहे थे। तो अभी टेस्ट होना मजीद बाकी है, लेकिन सो फार एक्सट्रीमली वेल डन। जो जहाँ अप्रिसिएशन बनती है वो वहाँ देनी पड़ेगी यार। और शादाब का जो एक बहुत बड़ा मसला आ रहा था कि भाई वो बॉलिंग में जो है वो विकेटें नहीं ले पा रहा था। तो देखो विकेटों से तो मेरा कोई वो नहीं है कि विकेटें आए आए, मैं तो पहली चीज ये देखता हूँ बॉल सही कर रहा है नहीं कर रहा। तो एक चीज जो नजर आ रही थी आज, वो आज भी और उससे पहले वाले मैच पे भी एक चीज जो नजर आ रही थी वो ये नजर आ रही थी कि भाई बॉल स्पिन ले रहा है। बस मैं तो पहले ये चीज देखता हूँ भैया, लेग स्पिनर है, स्पिन कर रहा है नहीं कर रहा। क्योंकि अगर स्पिन नहीं हो रहा बॉल तो फिर लेग स्पिनर का बॉल सिर्फ लूप वाला जो बॉल होता है वो तो फिर जाना है सीधा सीधा छक्का। और जब आपका बॉल स्पिन लेता है, जब तब लेग स्पिनर लीथल हो जाता है। और अब इसका बॉल नजर आ रहा है, मुझे नहीं पता कि कंडीशंस की वजह से था, पिच की वजह से था, या एक्चुअल में ले रहा था इतना बड़ा बड़ा टर्न, लेकिन नजर आया कि बॉल जगह पे पड़ रहा है। तो एक तो ये अच्छी चीज हो गई है कि शादाब खान की फॉर्म वापस आना, ये पाकिस्तान के लिए बड़ा हेल्पफुल है। इसके बाद में मोहम्मद नवाज आया, उसने एक चौका लगाया। मोहम्मद नवाज ने भाई फिर इनिंग को क्लोज किया, 207 रन पे हमने क्लोज किया। अच्छा, उसके बाद जब हमारी बैटिंग बॉलिंग आई है तो उसमें मिशेल मार्श को पहले ओवर में जो है वो बोल्ड मार दिया शाहिन अफरीदी ने। फिर मैथ्यू शॉट को जो है वो मोहम्मद नवाज ने आउट किया, बाबर आजम ने कैच किया, और मोहम्मद नवाज ने 5 आउट किए भाई। तो मोहम्मद नवाज का जैसे मैंने कहा शुरू में कि माइक एसन की एक ऐसी सिलेक्शन है जो कि किसी सिस्टम से कहीं पीछे से कोई बैकअप स्टैट्स नहीं थे या कुछ नहीं था, और ला के उठाया उसे, वो ला के एकदम से जो है एक्चुअल में मैच विनर बना दिया। वो वाला मैच विनर नहीं जो बाबर आजम बना रहे थे, एक्चुअल वाला मैच विनर बना दिया। और आज पाकिस्तान की T20 टीम शायद नवाज के बगैर कंप्लीट नहीं होती। इतना इतना हैंडी स्पिनर और इतना जबरदस्त ऑलराउंडर बन गया है ये। और मुझे बस ऐसा लगता है यार थोड़ी सी बैटिंग इंप्रूव करने के लिए ना इसको पीएसएल में थोड़ा ऊपर भेजना चाहिए। उससे होगा इस ऊपर, पीएसएल में भी अगर नीचे खेलेगा ना 5 या 6 नंबर में तो फिर कोई यूज नहीं है भाई। मैं ये बोलता हूँ इसको आना चाहिए ऊपर 1 डाउन या 2 डाउन, और वहां पे आके थोड़े से बड़े स्कोर्स मारे, 550 60 65 70। उस जितना ज्यादा स्कोर करेगा उतना हमारे लिए लोअर मिडिल ऑर्डर में बेहतर होता चला जाएगा पाकिस्तान टीम में। उसको पीएसएल में जो है ना थोड़ा सा कोई भी टीम ले, मैं तो कहता हूँ थोड़ा सा ऊपर खिलाए, 2 डाउन पे खिलाओ उसको। 1 डाउन नहीं तो चलो ठीक है 2 डाउन दो खिलाओ। और उसको एक प्रॉपर ऑलराउंडर, बॉल बैटिंग, पक्की बैटिंग वाला ऑलराउंडर वो बनने दो। अभी भी अच्छी कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा एक पूरा सीजन मिल जाए ना 2 डाउन पे इसको पीएसएल का, तो ये बहुत बेहतर ऑलराउंडर हो जाएगा। और बैटिंग वाइज तो ये इसने आज अच्छी बॉलिंग करी है। कैमरन ग्रीन को नवाज ने जो बोल्ड मारा, मेरा ख्याल है उसके बाद वो जो हाथ वाला चक्कर था ना इनका वो खत्म हो गया होगा। वो जो भूत था कि जी बॉल गलत कराई उस्मान तारिक ने पिछले मैच में, मेरा ख्याल है वो भूत उतर गया होगा जब बोल्ड हुआ है ना आज। बिल्कुल समझ में आ गया कि बॉलिंग मसला जो है वो हाथ का नहीं था, मसला मेरे बल्ले का है जो बॉल पे नहीं आ रहा। तो खैर ये हुआ। मैट रेनशॉ
भाई साहब ये वर्ल्ड कप में अनाउंस हुए हैं, लेकिन वर्ल्ड कप में अनाउंस होने के बाद भी जो है इनका बॉल जो है वो पता नहीं क्या पागलों वाला शॉट खेल रहा है। वर्ल्ड कप में अनाउंस होने के बाद ये तुम्हारी बैटिंग है, तुम तो और मतलब एक हार्ट अटैक दे रहे हो ऑस्ट्रेलिया को। तो शायद शाहिन शाह अफरीदी ने कोई अच्छी बॉल कराई नहीं थी तो खुद ही आउट हो गया उस बॉल पे। उसके बाद फिर हमारा ये मिच ओवन था, इसको अब्रार ने एलबीडब्ल्यू किया। कूपर कॉर्नली मोहम्मद नवाज ने आउट किया, बॉल स्पिन होके ज्यादा हो गया, पीछे से स्टंप हो गया। तो ओवरऑल बस एक जैसे कहते हैं ना, बस बहुत ही मायूसी वाली परफॉर्मेंस दी है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल समझ ही नहीं आया कि खेलना कैसे है। अब शुरू से फ्रॉम वन टिल एंड, फ्रॉम टॉप टिल एंड, एक प्लेयर को समझ में नहीं आया कि हमारे स्पिनर्स को खेलना कैसा है उन्होंने। और ओवरऑल अच्छी हमारी बॉलिंग भी हुई है, बैटिंग भी हुई है। शाहिद शाह अफरीदी ने फिर कमबैक करके अच्छा आउट किया। तो पिछला मैच हमने 90 रन से जीता था, 90 या 90 95 के आसपास। ये मैच 111 रन से जीत गए। तो कहने का मतलब है कि ये बहुत बड़ी विक्ट्रीज हैं, ये कोई छोटी विक्ट्रीज नहीं है। पहला मैच मेरा ख्याल है 50 रन से जीत, 40 50 रन से जीता था, फिर 90, फिर 111। तो ये ओवरऑल जो है वो बताती है कि पाकिस्तान डोमिनेट करता ही रहा इनको। ये उठने की कोशिश भी कर की इन्होंने, तो नहीं उठ सके। और इस मैच में वैसे मैं अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ ना, तो मुझे यार अभी भी भाई इनकी टीम में ना वो क्वालिटी खत्म होती नजर आ रही है। अब वो बात नजर नहीं आ रही। जैसे सबसे ये डेविड वार्नर गया, डेविड वार्नर, एरन फिंच, स्टीव स्मिथ। और स्टीव स्मिथ खैर अभी भी आ सकता है, लेकिन क्योंकि वर्ल्ड कप तो निकल गया आगे, लेकिन स्टीव स्मिथ T20 से रिटायर नहीं हुआ है। तो वो जो एक इनकी जो टीम का मिक्स था ना, जिसमें ये सारे तीन बड़े प्लेयर आते थे, फिर मिचेल मार्श उसमें ऐड होता था, फिर मिचेल मार्श की यूटिलिटी बन गई। अभी पूरी टीम मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड पर डिपेंड कर रही है। ऊपर से ये फेल हुए तो नीचे कोई नजर ही नहीं आ रहा इनका। फिर इनकी बॉलिंग में होते थे जॉश हेजलवुड, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क। ये इनका एक ऐसा लाइनअप। फिर एडम जैम्पा उसमें ऐड होता था, एडम जैम्पा को पूरी टीम नहीं छोड़ देते वो। अब क्या हो रहा है, जब ये बॉलिंग करने आ रहे हैं तो एडम जैम्पा पे पूरी पूरी बॉलिंग छोड़ दी है उन्होंने। ठीक है भाई, तू कर ले वरना हमसे तो नहीं होगा। और बैटिंग में पूरी बैटिंग इन्होंने ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श पे छोड़ दी है। नीचे कोई एक प्लेयर भी नहीं है जो जिम्मेदारी लेता हुआ नजर आ रहा है। तो हम तो यार ऑस्ट्रेलिया को वहां रेट करते हैं कि यार जब कोई नहीं हरा पाएगा इंडिया को, तो फिर ऑस्ट्रेलिया जाके मारेगी। मान रहा हूँ ठीक है, इसमें अभी और प्लेयर आना बाकी हैं। अभी जॉश हेजलवुड आएगा, अभी पैट कमिंस आएगा, अभी जो है वो ये सारे प्लेयर आएंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पीछे की जो इनकी जो बेंच स्ट्रेंथ है, वो कोई इस तरह की नहीं है कि वो इन इन लड़कों को कवर दे देगी आगे से। मतलब नजर नहीं आ रहा है कि कोई पैट कमिंस आए। दूसरा पैट कमिंस नजर नहीं आ रहा मुझे। दूसरा जॉश हेजलवुड का आधा भी नहीं है कोई। बैंड वर्सेस बनेगा वो जो मिचेल स्टार्क। तो नहीं है, क्वालिटी नहीं है। फिर आपने जो अपना, मेरा मैं अगर गलत नहीं हूँ तो इनके स्क्वाड में जो ऑस्ट्रेलिया का जो स्क्वाड है उसमें जो विकेट कीपर है शायद उन्होंने जॉश इंग्लिस को रखा है। तो जॉश इंग्लिस के साथ इनको चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है। एज अ बैट्समैन ही बेशक रख लेते उसमें, लेकिन एलेक्स कैरी होना चाहिए था। क्योंकि जॉश इंग्लिस भी कोई ऐसी खास परफॉर्मेंस तो नहीं दे रहा। आज नहीं खेला, लेकिन जिसमें खेला उसमें क्या कर लिया उसने। तो समझना पड़ेगा भाई। मतलब है कि इस बार ऑस्ट्रेलिया मुझे वीकेस्ट नजर आ रही है। जो इन्होंने यहाँ पाकिस्तान में कर दिया, इसके बाद तो कहीं से भी नजर नहीं आ रहा कि इनमें कोई दमखम है ये ऑस्ट्रेलिया इंडिया को चैलेंज करें। क्योंकि भाई अभी वर्ल्ड क्रिकेट को रूल कौन करता है? वर्ल्ड क्रिकेट को T20 में स्पेशली जो सबसे बड़ी फोर्स है वो अभी तो इंडिया ही है। और इंडिया नंबर 1 टीम है, उसमें कोई शक भी नहीं है, उनके पास जो क्वालिटी मौजूद है। लेकिन जब हम देखते हैं कि दुनिया में कौन सी ऐसी टीम है जिनको चैलेंज कर सकती हैं, तो उसमें हम नाम लेते हैं साउथ अफ्रीका, हम कहते हैं जी ऑस्ट्रेलिया, हम कहते हैं जी टू सम एक्सटेंट शायद न्यूजीलैंड भी। तो न्यूजीलैंड तो नहीं जीत पाई इंडिया से, साउथ अफ्रीका भी नहीं जीत पाई इंडिया से, इंडिया के अंदर। ठीक है, ले दे के रह जाती है ये ऑस्ट्रेलिया। ये हमसे हार के चले गए तो इंडिया तो बहुत आगे की बात होती है।
तो मैं बस ये बात समझना चाह रहा हूँ कि ये किस तरीके से, ठीक है अभी ग्लेन मैक्सवेल भी आएगा, तो ये फिर भी किस तरीके से ये कोई चैलेंज पोस्ट करेंगे। स्पिनर्स, इनके पास शदीद कमी नहीं है, इनके पास वो लाइन लेंथ ही नहीं है जो एक अच्छे स्पिनर की सब कॉन्टिनेंट की कंडीशन में बनती है, वो इनके पास है ही नहीं। वो मैंने देख लिया। मैट कोनेमन जितना भी अच्छा बॉलर है, जो भी है, एडम जैम्पा, क्योंकि वो खेला हुआ है, आईपीएल खेल चुका है और इंडिया के अंदर बहुत सारी क्रिकेट खेल ली है उसने, बायलैटरल्स खेल ली हैं, तो इस वजह से वो थोड़ा सा समझ चुका है कि यहाँ पे कैसे बॉलिंग होती है। और ना कूपर कॉनली, मैट कैनन, इनको तो समझ ही कुछ नहीं आ रहा। मैट शॉट, इनको कहाँ आ रही है बॉलिंग करनी है यहाँ हमारी कंडीशन में। बिल्कुल ही फेलियर बॉलर साबित हुए हैं। थोड़ी भी सपोर्ट नहीं दिया इन्होंने, बल्कि हमारे बैट्समैनों को और हाथ खोलने का मौका दिया इन्होंने सीधी सीधी बॉलिंग करके। तो एक तो ये है। अच्छा, उसके बाद ये तो हो गया हमारा। इसके बाद मेरा ख्याल है आज हमारी टीम जो है वो निकल जाएगी कोलंबो के लिए, और फिर हम जो है वो ज्वाइन करेंगे वर्ल्ड कप को। फिर वर्ल्ड कप में 7 तारीख से हमारा पहला मैच है, जो मेरा ख्याल है नीदरलैंड से। ठीक है। जर्सी भी जो है हमारी रिवील हो गई है, बड़ी ज़बरदस्त बनाई है जर्सी, खूबसूरत जर्सी लग रही है, तो वो भी अच्छी चीज़ है। उसके बाद आ जाओ भाई, एक टॉपिक है जिस पे बहुत कल जो है बहुत ज़्यादा बहस हुई थी, उस्मान तारिक का एक्शन। अभी भी सोशल मीडिया पे चला जा रहा है जी, उसका एक्शन तो यूं है, उसका एक्शन तो वो है। भाई पहले जाके ना यार, मुझे मुझे तो पहले एक बात समझनी है कि अगर आईसीसी ने एक बंदे को 2024 वाले पीएसएल में क्लियर किया, पीएसएल 9 में एक्शन रिपोर्ट हुआ, क्लियर किया, 2025 वाले एक्शन में कॉल 25 वाले पीएसएल में कॉल किया, पीएसएल 10 में, और फिर उसको क्लियर किया। 2 बार क्लियर करने के बाद अगर आईसीसी को भूत उठा ना कि जी इसका एक्शन ठीक नहीं है वर्ल्ड कप के अंदर, या कैमरन ग्रीन के जो ये इशारे चल रहे हैं इसकी वजह से अगर उसको इनको भूत उठता है, तो मेरा ख्याल है कि इस बार जो बैन है ना वो खुद आईसीसी पे अपने ऊपर लगा ले। क्योंकि 2 बार अगर क्लियर करने के बाद आपको तीसरी बार नजर आ रहा है कि एक बंदे का एक्शन गलत है, तो भाई पहले तो अपने आप को बैन करो। ठीक है ना, आपको बैन होना जरूरी है, क्योंकि आपको पहले ये समझ नहीं आ रहा कि एक बंदे का एक्शन क्लियर करना है या नहीं करना। 2 बार क्लियर करने के बाद तीसरी बार आप अगर उंगली उठाओगे, तो पहले अपने आप को बैन करवा दो। आप लायक नहीं हो इसलिए कि आप जो है वो क्रिकेट चलाओ या किसी बॉलर का एक्शन देखो, आप अपनी वीकनेस दिखाओगे। और दूसरी चीज ये है कि मैंने थोड़ा सा उस्मान तारिक का के बारे में थोड़ा सा सर्च भी किया था कि इसका जो इसका जो इसको जो दूसरी दफा क्लियर किया है ना, उसमें बकायदा अपना आईसीसी ने एक एक्सप्लेनेशन दी है कि इसकी जो ये वाली बोन होती है ना, एल्बो वाली बोन है, ये 2 बोन्स जो है ये बहुत ज्यादा बाहर की तरफ निकली हैं, ये प्रोमिनेंट है। ठीक है, ये 2 बोन्स हैं और दोनों प्रोमिनेंट हैं। उसकी वजह से शायद इसका जो हाथ है वो नेचुरली पूरा बेंड नहीं हो सकता। ठीक है ना, ये नेचुरल प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से जब ये बॉल करता है तो हाथ में, जब हम इसका उसमें कोई रिप्लेस वगैरह में देखते हैं तो हाथ हल्का सा यूं बैंड आता है। जब ये अपने बॉल कर रहा होता है तो बॉल हल्का सा हाथ यूं बैंड आता है। तो वो हाथ बैंड होने का मतलब यही है कि उसके हाथ की नेचुरल प्रॉब्लम है। और आईसीसी ने जो इसको लास्ट टाइम क्लियर किया था वो इसी वजह से क्लियर किया था कि ये बट्टा मार नहीं रहा, जो जो इंटेंशनली मारते हैं उन्हें बैन किया जाता है। ठीक है ना, जिस बंदे का नेचुरल नेचुरल प्रॉब्लम आ रहा होता है वो बैन नहीं होता। ठीक है ना, तो पहली चीज तो ये कि ये समझ लेना चाहिए कि बंदा 2 बार क्लियर हो चुका है और आईसीसी इस पे एक्सप्लेनेशन दे चुका है, बता चुका है कि क्यों भाई तुझे क्लियर कर रहे हैं हम, क्योंकि तेरा नेचुरल एक्शन है। ठीक है, इसलिए नहीं वो तुम्हें छोड़ है कि तुम पे कोई रहम वहम आ गया हमें। तुम्हारा एक्शन जो है वो नेचुरली ऐसा है, इस वजह से तुम्हें हम छोड़ रहे हैं कि ये जो बैंट है वो नेचुरल है और लिहाजा ये अलाउड है, और आप जान के नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरी ये,
विद इन 15 डिग्रीज है, डिग्री 15 डिग्री से बाहर नहीं है। और दूसरा सबसे ज़रूरी चीज़ जो थी, वो ये समझना है कि अगर नेचुरली एक्शन खराब होने पे बैन लगना शुरू हो जाए, तो फिर तो मेरा ख्याल है बुमराह भी बैन हो जाएगा, हो जाता। अब होना नहीं, होगा नहीं कभी, और होना भी नहीं चाहिए। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगर नेचुरली प्रॉब्लम आते हैं, क्योंकि बुमराह और शोएब अख्तर दोनों का एक ही प्रॉब्लम था, दोनों की एल्बो हाइपर एक्सटेंडेड है, ठीक है ना। जैसे हम यूं हाथ करते हैं, ये और थोड़ी सी बैंड होती है। तो क्योंकि वो और थोड़ी सी बैंड होती है, तो नेकेड आई से देख के ऐसा लगता है कि यार ये तो चक कर रहे हैं, ठीक है ना। शोएब अख्तर का भी कोई एक्शन ऐसे देखेगा तो उसको यही कहते थे लोग, ये तो चक कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन उस पर आईसीसी ने आज तक कभी बैन नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि नेचुरल एक्शन है, वो जान के बट्टा नहीं मार रहा, उसके एक्शन में हाइपर एक्सटेंशन है, उसके हाथ में हाइपर एक्सटेंशन है। सेम चीज बुमराह की है। जब बुमराह यहाँ से हाथ लाके अपना ये जोर लगाता है, तो उसकी जो ये वाली जो चीज है, ये हाइपर एक्सटेंडेड है। एक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली नेचुरली जर्क जनरेट करता है। वो जर्क, वो भट्टा मारता नहीं है, वो जर्क जनरेट होता है बिकॉज ऑफ हाइपर एक्सटेंशन। तो लिहाजा इस वजह से वो भी जो है नेचुरल एक्शन होने की वजह से रिपोर्ट नहीं हो सकता। और उस्मान तारिक इसी वजह से असेस हुआ था कि भाई ये जो इससे बैंड कर रहा है, ये नेचुरली कर रहा है या ये जान के कर रहा है। लेकिन जब ये क्लियर हो गई, एक चीज स्टेब्लिश हो गई कि यार ये नेचुरल एक्शन है, ठीक है ना, तो फिर उसके बाद अगर ये आज आईसीसी में कोई कीड़ा काटता है किसी को और वो कहता है कि जी इसको बैन कर देते हैं, तो मैं ये कहता हूँ सबसे पहले अपने आप को बैन करवाओ। इसके अलावा कोई हल नहीं बचा। क्योंकि आईसीसी में वो कौन आदमी है जो जिसको हर दिन देखना है एक्शन और हर दिन क्लियर करना है? कौन पागल है ये? मुझे तो समझने की जरूरत है। और दूसरा, एक और भी चीज है कि पूरी दुनिया जो परेशान हुई हुई है, जो जो पूरी दुनिया बोलो या जिसको भी बोल लो, जो लोग ये बोलते हैं कि जी इसका एक्शन इलीगल है। एक्शन इलीगल का मतलब क्या है? एक्सप्लेन तो करो ना, एक्सप्लेन। एक्शन इलीगल का क्या मतलब है? एक्शन इलीगल मतलब है कि बैंड है, तो बैंड का तो मैंने बता दिया, ये तो नेचुरल है। मैं नहीं कह रहा, आईसीसी कह रहा है, ठीक है ना। जाके सर्च करो गूगल पे, पता चल जाएगा। तो वो तो क्लियर हो गया। अब मैं बताता हूँ तब किस चीज़ से चढ़ी। तब चढ़ी क्योंकि वो पॉज करता है। तो जी पॉज जो है वो गलत है। तो मेरा सवाल ये है कि पॉज से रिलेटेड कोई कानून है आईसीसी में? अगर है तो फिर तो अश्विन भी बैन होना चाहिए था। अश्विन तो बैन नहीं होता था जब वो रुकता था। तो कहने का मतलब है कि प्रॉब्लम किस चीज़ से है? प्रॉब्लम उसके इलीगल एक्शन से है या पॉज से है? अगर तो आपको प्रॉब्लम उसके पॉज से है, तो पॉज तो कोई लीगल चीज नहीं है, लिए जा सकती है, क्रिकेट अलाउ करती है। और अगर आपको प्रॉब्लम उसके एक्शन से है, तो वो तो आईसीसी क्लियर कर चुका, उस पर अब उंगली उठनी नहीं चाहिए। मैंने कहा ना, आईसीसी पे उंगली अगर उठाए तो पहले आईसीसी को खुद बैन होना पड़ेगा 2 दफा क्लियर करने के लिए। तो फिर प्रॉब्लम है किस चीज पे? जब पॉज पे नहीं है, जब पॉज अलाउड है और एक्शन क्लियर्ड है, प्रॉब्लम किस चीज पे उठ रहा है? ये सिर्फ कीड़ा है जो बिला वजह काटता है लोगों को, ठीक है ना। और ये कीड़ा मर जाएगा इंशाल्लाह बहुत जल्दी। जब वर्ल्ड कप में वो परफॉर्मेंस अच्छी देगा तो सबके कीड़े मरेंगे। तो एक तो ये है। और दूसरा ये कि अभी रिसेंटली जो है वो खबर आई है कि जी पाकिस्तान ने जो है वो डिसाइड किया है, गवर्नमेंट, पाकिस्तान की गवर्नमेंट डिसाइड किया है कि हम इंडिया वाला बॉयकॉट मैच जो है, वर्ल्ड कप खेलेंगे लेकिन इंडिया वाला मैच बॉयकॉट करेंगे। अभी भी ये एक डेवलपिंग स्टोरी है। इसका सिर्फ एक हिस्सा अभी मार्केट में आया है, और अभी इस पे देखते हैं कि लोगों का क्या ओपिनियन बनता है, क्या राय बनती है। देखो, एज ए क्रिकेट फैन तो कोई भी नहीं इस बात को कहेगा कि यार नहीं खेलना चाहिए। हर कोई बोलेगा एज ए क्रिकेट फैन कि खेलना ही चाहिए, ठीक है। लेकिन अब अगर ये फैसला हो ही गया है कि इंडिया के खिलाफ नहीं खेलना, और हमारी गवर्नमेंट ने लिया है, तो हम इस डिसीजन को बैक करेंगे भाई। हम अपनी गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं
और गवर्नमेंट जो फैसला लेगी वो हमारे क्रिकेट के लिए और हमारे लिए बेहतर होगा। अगर अगर नहीं खेलना है इंडिया से तो बस नहीं खेलना, ठीक है। यहाँ तक की तो मेरी यह भी राय है। मैं इस पे मजीद कोई हतमी बात इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि अभी मैंने जैसे कहा, ये अभी न्यूज़ आई है, अभी इसकी और लेयर्स खुलेंगी जैसे जैसे इस पे बात होती जाएगी कल परसों। लेकिन मेरी जहाँ तक समझ है वो यही है कि जो भी हो रहा है, ठीक है, वो क्रिकेट के लिए बेहतर नहीं हो रहा। मतलब है कि ये जो पूरी सिनेरियो जो बिल्ड होता जा रहा है ना, जो बिगड़ता जा रहा है, ठीक है, वो बेहतर नहीं है क्रिकेट के लिए। क्योंकि पॉलिटिकल मामले हमेशा शुरू पहले इंडिया साइड से होता है और फिर वो ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान ने ख़त्म नहीं किया, पाकिस्तान ने उसे और बढ़ा दिया। तो भाई पहला मेरा सवाल है, शुरू क्यों करते हो? क्यों शुरू करते हो? पहले पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी थी, आपने मना कर दी थी, गवर्नमेंट मना कर रही नहीं आएंगे। तो आज हमारी गवर्नमेंट कह रही है नहीं खेलेंगे, अब आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो अपनी प्रॉब्लम मत, पहले आपने भी तो यही किया था ना, ठीक है ना, आपकी गवर्नमेंट का फैसला था, हमारी भी गवर्नमेंट का फैसला है, तो आप बर्दाश्त करो। तो अब क्यों बुरा लग रहा है? तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि शुरू नहीं किया करो वो चीज़ जो कि आपको बाद में आप जो है वो ले नहीं पाओगे पूरी तरह, बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये सारे का सारा मामला जो है ये आगे जितना खराब होता जाएगा। अब मुस्तफिज का केस था, ठीक है, आपके अपने रैंकर्स इस बात को एडमिट करते हैं कि बेटर हैंडल हो सकता था, नहीं किया ना बेटर हैंडल। जब बेटर हैंडल नहीं करोगे तो फिर सिचुएशन का रिस्पांस तो आना ही था। अब वो रिस्पांस जो है वो पूरी दुनिया से आ रहा है, पूरी दुनिया नहीं तो एशिया से तो आ गया, दो मुल्कों ने तो दे दिया। तो बताने का मकसद ये है कि ये सारी की सारी चीजें जो है ना शुरू कर देते हो आप लोग, ठीक है, फिर जब दूसरे का रिस्पांस आता है तो फिर हम यूं कर देंगे, हम धमकियां दे देंगे, हम तुम्हारी क्रिकेट बंद कर देंगे, हम तुम्हें यूं कर देंगे, वो कर देंगे। बांग्लादेशी क्रिकेट बंद कर दिया आपने, पाकिस्तान की क्रिकेट भी बंद करने की कोशिशों में लगे हुए आप, ठीक है। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि शुरू क्यों करते हो पॉलिटिकल मसले, ना करते ये तो ना होता ये, ठीक है ना। तो शुरू करने से इज्तनाब करो, शुरू करने से रोको। शुरू करोगे तो रिस्पॉन्स आएगा। ये कोई नहीं हो सकता कि आप किसी को धक्का मारो और सामने से लोग धक्का खाते जाएंगे। दो धक्के खाएंगे, तीन तीन धक्के खाएंगे, फिर सामने आगे वाला जो है वो आपको एक आधा धक्का तो मारेगा ही मारेगा। अब जब आपको धक्का लगता है तो आपको आपकी ईगो हर्ट हो जाती है कि जी हमें धक्का मार दिया। बिल्कुल मार दिया जी। और अब आगे जितनी भी ये चीज़ें प्लान आउट होती हैं, इसको देखते हैं कि ये कहाँ जाती हैं। लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है कि क्रिकेट के लिए बहुत ख़राब चीज़ें हो रही हैं, जो भी हो रही हैं। और इट हैज़ टू बी, इट हैज़ टू रीच लॉजिकल कंक्लूजन। इसको किसी कंक्लूजन पे, सही कंक्लूजन पे जाना ज़रूरी है ताकि क्रिकेट बेहतर हो सके। ये हर दफ़ा का एक पंगा जो है ना, ये फिर अब निकले ही जा रहा है जब से ये पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स जो है ये घुसी है खेल के अंदर। और पहले दिन, पहले मैं फिर वही कह रहा हूँ, पहले दिन जो पॉलिटिक्स घुसी थी वो वही थी जब चैंपियंस ट्रॉफी में आने से मना किया गया था। बस वो मना कर दिया ना आपने, पॉलिटिक्स घुस गई। अब आपने पॉलिटिक्स घुसेड़ी, हमने भी घुसेड़ी। अब जब से फिर पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स ही चल रही है। इतनी सी कहीं पे आप चिंगारी छोड़ते हो, दूसरा वाला जो है वो उसकी फुलझड़ी बना लेता है। फिर आप उसको कहते हो कि देखो यार कितना बुरा आदमी फुलझड़ी लेके घूम रहा है, अपनी चिंगारी याद नहीं रहती आपको। तो ये सारी चीजें जो है ये चल रही हैं। देखते हैं अभी आगे क्या इनका फैसला होता है, आगे किस तरीके से चीजें प्लान आउट होती हैं। बाकी पाकिस्तान तो भाई जीत गया सीरीज, और बहुत कन्विंसिंगली मारा है। मुझे बहुत खुशी है पर्सनली। और आगे देखते हैं। मेरा ख्याल है अब अगली जो सीरीज होगी वो हमारी, अगला जो होगा वो हमारा वर्ल्ड कप का ही पहला मैच होगा। बाकी तो अभी जो आएगा वो न्यूज़ ही न्यूज़ है, तो न्यूज़ न्यूज़ खेलते रहेंगे बैठ के। बस वीडियो यहीं तक है। चैनल लाइक कर लिया, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, वीडियो को लाइक कर लिया। फिर मिलता है, अल्लाह हाफ़िज़।